हेलो एवरीवन। तो इस वाले वीडियो में हम कवर करते हैं एमएसक्यू पार्ट 2019 के पेपर के। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 35 तक। इससे अगली वीडियो में हम आगे वाले 5 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो ये एमएसक्यू पार्ट है, तो इसको ध्यान से समझेंगे कि हर क्वेश्चन में मतलब अप्रोच क्या करने है, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लाइक हर क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आ गया डिफरेंशियल का, तो तुम्हें उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, उन चारों को चेक करना होता है क्या चारों में से कितने सही है, एक सही है, दो सही है, तीन सही है, कितने सही है। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हें एक क्वेश्चन के लिए पूरे कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड आने चाहिए। तो एमएसक्यू मतलब अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है, या तो तुम 10 के 10 करो अगर तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो तो। लेकिन अगर नहीं और तुम्हारे पास टाइम मतलब नहीं है इतना कि हाँ भाई मैं हर क्वेश्चन के लिए मतलब 10-10 मिनट लगाऊं या 5-5 मिनट लगाऊं, अगर नहीं है तुम्हारे पास इतना टाइम और तुम्हें लग रहा है कि हाँ ज्यादा मैं अटेम्प्ट कर भी नहीं पाऊंगा, तो सारे अटेम्प्ट करने की नीड भी नहीं है। ठीक है, किसी भी 5 या 6 क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो और वहां से 3 या 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो कि हाँ 3 या 4 तो 4 मतलब एक्यूरेटली सही होने चाहिए, सो दैट हम 6 या 7 पे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 4 या 5 हमारे सही होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि 10 के 10 हम अटेम्प्ट करें। तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो ही उस पर जाए, नहीं तो ना जाए। ठीक है, मतलब एक सजेशन है, बाकी अगर जिसने पढ़ा होगा वो कर सकता है। ठीक है, तो अब हम कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 35। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर आते हैं, तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि क्या गिवन है। ओके, सो 31 जो क्वेश्चन हमारे पास है वो हमारे पास रियल एनालिसिस का है। इसके बारे में हमें देखना है कि क्या गिवन है, क्या देखते हैं। तो इसने बोला कि मेरे पास कोई सीक्वेंस थी, ये पॉजिटिव रियल नंबर्स की थी। ठीक है, अब इस सीक्वेंस के बारे में इसने क्या बोला कि इस सीक्वेंस या फिर कोई टर्म्स थी, इनका समेशन किया इसने, कि समेशन एन गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एक्स एन, दिस इज कन्वर्जेस। ठीक है, तो इसने बेसिकली हमें एक सीरीज डिफाइन की पॉजिटिव टर्म्स की। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स की एक सीरीज थी, वो इसने डिफाइन की। और वो इसने डिफाइन की समेशन एन गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एक्स एन। तो इसने बोला कि ये वाली जो हमारे पास सीरीज होगी ये कन्वर्जेंट है। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। ठीक है, कि एमएसक्यू है तो इसमें हो सकता है एक सही है, हो सकता है दो, कितने भी सही हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें 4 ऑप्शन को चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन वैलिड है, कौन सा नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो जो इसने दे रखा है उसको समझना होगा। तो अगर हमारे पास कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब, अगर हमें गिवन चीज क्या है कि ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये जिस सीक्वेंस से बनी होगी दैट इज एक्स एन। ठीक है, तो एज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी लिमिट एक्स एन विल बी गोइंग टू जीरो। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हम इसको समझ पाए। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट थी जो इसने बोल रखा था कन्वर्जेंट सीरीज। तो कन्वर्जेंट सीरीज से हम ये बोल सकते हैं कि वो जिस सीक्वेंस से बना होगा उसके लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पे जीरो होगी। अब यहाँ पे एक बात जो नोट करनी है वो ये है कि अगर मेरे पास सीरीज कन्वर्जेंट थी, देन दिस थिंग इंप्लाइज दैट लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स एन विल बी जीरो। ठीक है, बट कन्वर्स डज नॉट होल्ड ट्रू, कि कन्वर्स हो भी सकता है वो कन्वर्जेंट हो और हो भी सकता है नहीं भी हो। ठीक है, समझ में आया? ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो इसके सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो हमें देखो 4 ऑप्शन चेक करने हैं, तो चारों के ऊपर हम बात करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन था हमारे पास समेशन एन गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी रूट में एक्स एन प्लस वन। ठीक है, हमें इसको सोल्व करना है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देख रहे हैं यहाँ पे जैसे रूट वाली टर्म आ गई तो हम इसमें रूट टेस्ट लगा के देख लेंगे। ठीक है, रूट टेस्ट क्या कहता था कि हम इसका nth रूट लेंगे, और अगर वो हमारे पास लिमिट एल आ रहा है एंड एल इज लेस देन वन, ठीक है, तो हम उस केस में बोलते थे कि जो हमारे पास सीरीज होगी ये वाली, जैसे ये वाली यहाँ पे सीरीज है पूरी, समेशन एन गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, फिर स्क्वायर रूट में है एक्स एन प्लस वन। तो यहाँ पे यू एन कितना हो गया, रूट में एक्स एन इंटू एक्स एन प्लस वन। तो अगर मेरे पास ये सीरीज कन्वर्जेंट होनी है, दैट मीन्स ये रूट टेस्ट को फॉलो करेगी। अगर रूट वाली टर्म थी, मतलब हमने रूट टेस्ट अप्लाई किया, क्यों, इसका मतलब नेचर देख के और वीकेंड से इसका फॉर्म देख के कि कौन सी फॉर्म में दे रखा था, उसके अकॉर्डिंग हमने रूट टेस्ट लगाया। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर रूट टेस्ट लगाया, तो ये हो गया लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन रूट में उस पूरे की पावर 1/n। ओके, उसके बाद हमने इसको आगे सोल्व किया, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अंदर ले गए, रूट को हम बाहर लेके आ गए, ए एन रेज टू दी पावर 1/n, ए एन प्लस वन इसकी पावर 1/n प्लस वन की, उसके बाद मैंने एन वन प्लस डिवाइडेड बाई एन की। ठीक है, अभी हमने देखो, अभी पीछे देखा, इसने बोल रखा था कि ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट थी। ठीक है, अगर मेरे पास एक्शन कन्वर्जेंट थी तो ये भी अपने पास जितने भी कन्वर्जेंसी के रूल होंगे उनको फॉलो करेगी, तो इसका मतलब ये भी अपने पास रूट टेस्ट को फॉलो करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम एक्शन के ऊपर बात कर रहे थे, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn raised to the power 1/n will be some limit l, okay, and this l will be less than 1 अगर ये कन्वर्जेंट है तो। ठीक है, तो इसका यूज किया मैंने, तो ये वाली लिमिट जो हमारे पास स्टार्टिंग में है an raised to the power 1/n, ये आ गया l के इक्वल। ऐसे सिमिलरली दूसरा भी l के इक्वल, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू l एंड l इज लेस देन 1। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि जो सबसे पहला ऑप्शन था वो कन्वर्जेंट होगा, किससे, रूट टेस्ट से। तो रूट टेस्ट हमने कुछ इस फॉर्म में लगाया, एंड दिस विल बी कमिंग आउट टू बी l एंड l इज लेस देन 1, so we can say that
दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। ओके, अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन के ऊपर। तो सेकंड ऑप्शन में हमें बोला लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू एक्सएन इक्वल टू 0। हमें ये देखना है कि क्या ये वैलिड होगा या नहीं होगा अगर मेरे पास एक्सएन कन्वर्जेंट सीरीज थी तो। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखो इसके सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो आई गेस इसका सॉल्यूशन मैंने सही से नहीं लिख रखा। ठीक है, मतलब ब्रैकेट में मैंने एक रूल लिखा है कि अगर मेरे पास कोई सीरीज होती है समेशन एक्सएन, अगर ये कन्वर्जेंट होती है, then we have some rule that limit n tending to infinity xn by n this will be tending to 0। ठीक है, तो जो ब्रैकेट में लिखी है ये चीज याद रखनी कि अगर मेरे पास कोई सीरीज दे रखी है समेशन xn जो कन्वर्जेंट है, इन दैट केस हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी xn by n दिस विल बी गोइंग टू 0। ठीक है, ये रूल हमें याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे गिवन था लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू xn। अब अगर इस रूल को देखते हैं तो इसमें तो ये वाली लिमिट को 0 जा रही थी। ठीक है, एग्जैक्टली ना ये मेरे को पता नहीं मैंने क्यों लिखा, इसका मैं एक रूल बोल रहा हूं, वो सभी नोट करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में नहीं लिखा है। ठीक है, एक रूल होता है जिसका नाम है एबल्स टेस्ट। ठीक है, ABEL अपोस्ट्रोफ S। ठीक है, एबल्स टेस्ट। वो क्या बोलते हैं कि अगर मेरे पास कोई सीरीज थी समेशन xn, ठीक है, इसी रूल का मॉडिफिकेशन टाइप बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई सीरीज थी xn, और मतलब इसी रूल का ही वैलिडेशन है आई गेस। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई सीरीज थी xn जो कन्वर्जेंट थी, और मेरे पास एक नई टर्म थी, एक सीक्वेंस थी म्यून। ठीक है, यूएन मेरे पास एक सीक्वेंस थी। अब मैं इस सीक्वेंस के बारे में बोल रहा हूँ कि अगर जो सीक्वेंस मैंने यूएन डिफाइन की, अगर वो यूएन सीक्वेंस डिक्रीजिंग है। ठीक है, दो चीजें डिफाइन की मैंने। सबसे पहली तो यहाँ पे मेरे पास था एक सीरीज थी समेशन एक्सएन, उसके बाद मैंने बोला कि यूएन एक सीक्वेंस होगी जो डिक्रीजिंग होगी। अगर ये कन्वर्जेंट और ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, इन दैट केस इनका मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं तो उसकी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 आएगी। ठीक है, अब जो गिवन क्वेश्चन था यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे n इंटू एक्सएन, एक्सएन तो हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्जेंट होगी, लेकिन n जो यहाँ पे सीक्वेंस बनेगी, n से एक सीक्वेंस बनेगी। ठीक है, जिसकी जनरल टर्म n होगी। ओके, अब अगर n अगर मेरी सीक्वेंस, तो n कौन सी सीक्वेंस होगी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो देख के पता चल रहा है n एक इंक्रीजिंग है, लाइक 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 सो ऑन एंड n, तो ये इंक्रीजिंग होगी। सो इंक्रीजिंग इनटू xn ये इक्वल टू 0 नहीं होगी, क्योंकि एबल्स टेस्ट ने क्या बोला था, जो यहाँ पे un होगी वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए। उसकी वैलिडिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 by n xn। ठीक है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, हाँ 1 by n। ठीक है, तो ये वैलिड होगा 0 के लिए। सो जो बी ऑप्शन होगा वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, सो ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, और एबल्स टेस्ट वगैरह मतलब ये सेम बात है, जो ब्रैकेट में लिखी है उसी का यूज किया मैंने इसको प्रूव करने के लिए, और वैकेंसीज की स्टेटमेंट थी। ठीक है, तो इसमें प्रूव वगैरह नहीं किया, बस स्टेटमेंट अप्लाई की, थ्योरम थी जिसको याद रखना है, हो गई तो ये सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में मेरे पास समेशन साइन स्क्वायर एक्सएन, ठीक है, इसके बारे में देखना है। तो अब देखो हमने 3 या 4 रूल पढ़े थे, मतलब किसी ने रियल एनालिसिस पढ़ा होगा, लाइक सब ने पढ़ा होगा जैम का पेपर दे रहे हो तो। बाकी मैंने वीडियोस में जब पढ़ा रखा है तो उसमें भी मैंने टॉपिक कवर करवाया था। तो जब भी हमारे पास सीक्वेंस या सीरीज का क्वेश्चन आता था तो सीरीज की कन्वर्जेंसी हम चेक करते थे, उसके हमारे पास 2 या 3 रूल होते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इस वाले में हम कौन सा रूल लगाएंगे। यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्सएन। अब साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन इज बेसिकली एन एक्सपेंडेबल फंक्शन। ठीक है, साइन का एक्सपेंशन हमें पता होता है, तो एक एक्सपेंडेबल फंक्शन होता है, इन दैट केस हम अप्लाई करते हैं कंपैरिजन रूल। ठीक है, अब कंपैरिजन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, तो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो ऑप्शन सी जो हमारे पास कह रहा है, ये क्या कह रहा है, एन गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्सएन। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्सएन को मैंने लिखा 1 माइनस कोस 2 एक्सएन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एक्सएन इज थीटा समथिंग। ओके, साइन स्क्वायर थीटा का मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया। ओके, उसके बाद हम मैंने कंपैरिजन रूल लगाया, दैट मींस मैं सबसे पहले इसकी जो टर्म होगी 1 माइनस कोस 2 एक्सएन डिवाइडेड बाई 2, इसको यूएन लिखा मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे कोस 2 एक्सएन को मैंने एक्सपेंड कर दिया, तो 1/2 माइनस 1/2, ये वाला फैक्टर मैंने बाहर रखा, कोस एक्स का एक्सपेंशन लगा दिया। तो कोस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 2xn। ठीक है, सो 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 2xn रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 2xn रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका एक्सपेंशन किया। ओके, फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। तो जैसे 1/n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहला फैक्टर होगा 1/2 माइनस 1/2। सो 1/2 माइनस 1/2 प्लस ये वाला 1/2 इधर गया, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1/2 इंटू 2xn स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। मैंने इनको सोल्व नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, मतलब करना भी नहीं, टाइम भी बचाना है हमें। ओके, तो उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहली टर्म और दूसरी टर्म कैंसिल होगी, एक पॉजिटिव में था एक नेगेटिव में था, ये दोनों टर्म कैंसिल होगी। ओके, उसके बाद अगली टर्म्स के ऊपर आ गए। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया,
जो यूएन था उसको एक्सपेंड किया, सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास कुछ ऐसे बन के आ गया। सबसे पहली दो टर्म कैंसिल होगी, उसके बाद बना 1/2 इंटू 2xn रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1/2 2xn रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो जब हमने कंपैरिजन रूल लगाना होता था तो हम किसका यूज करते थे? हम जनरली जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती थी, ठीक है, दोबारा से सुनेंगे, हम जनरली जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म होती थी एक्सपेंशन के बाद में, उसको वीएन ले लेते थे जब एक्सपेंडेबल फंक्शन होता था इन दैट केस। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर इंटू एक्सएन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या बचेगी, एक्सएन रेज टू द पावर 2। आगे कितनी भी टर्म हो उससे हम मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन हमने एक ही चीज के लिए किया था, किसके लिए, वीएन निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमें वीएन मिल गया कि वीएन विल बी इक्वल टू एक्सएन रेज टू द पावर 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। जब भी हम कंपैरिजन रूल लगाते हैं तो कुछ ऐसा मेथड होता है, अगर एक्सपेंडेबल फंक्शन है तो उसको हम एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद उसको थोड़ा सोल्व करेंगे जितना हो सकता है, उसके बाद जो फाइनल हमारे पास फर्स्ट टर्म बचेगी उसको हम वीएन ले लेते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। ठीक है, अब कंपैरिजन रूल की मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है कि अगर मेरे पास लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूएन बाई वी एन, ठीक है, लाइक समेशन यूएन हमें निकालना था, तो अगर यूएन बाई वी एन अगर हम करते हैं, दिस कमिंग आउट टू बी एल एंड दिस नंबर एल इज फाइनाइट, इन दैट केस हम बोलते हैं कि समेशन यूएन एक सीरीज होगी, समेशन यूएन और समेशन वी एन भी दूसरी सीरीज होगी, इन दोनों का सेम नेचर होगा। ठीक है, अब मेरे पास वी एन हमने अभी देखा था, जनरल टर्म कितनी थी, एक्सएन का स्क्वायर, तो समेशन एक्सएन स्क्वायर कैसी होगी, अगर मेरे पास एक्सएन कैसी थी, एक्सएन मेरे पास एक कन्वर्जेंट सीरीज थी, ठीक है, तो एक्सएन का स्क्वायर भी एक कन्वर्जेंट सीरीज होगी। तो हमने वीएन डिफाइन कर दिया, वीएन के बारे में हमें पता है कि वो कन्वर्जेंट है। तो इसके बाद हम कंपैरिजन रूल लगाएंगे, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्सएन स्क्वायर माइनस 1 टू एक्सएन रेज टू द पावर 4 2 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। देखो ऊपर देखेंगे वापस, यहाँ पे ये वाली टर्म जो बचेंगी, फर्स्ट टर्म तो एक्सएन का स्क्वायर बच गई, उसके बाद माइनस 1/2 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऊपर होगा 2 इंटू एक्सएन रेज टू द पावर 4, 2 की भी पावर 4 है। ठीक है, तो बस मैंने इसको लिखा है वहां पे, इसको डिवाइड करेंगे हम एक्सएन स्क्वायर से। ठीक है, तो इसको हमने डिवाइड किया एक्सएन स्क्वायर से, तो सबसे पहली टर्म कैंसिल होगी, ठीक है, 1 माइनस ये टर्म, मतलब ये वाली टर्म आएगी। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे एक्सएन स्क्वायर था, लेकिन आगे वाली टर्म में तुम जब भी देखोगे यहाँ पे कितनी पावर थी, 2, उससे अगली में 4, उससे अगली में 6 आएगी। ठीक है, तो एक चीज देख पा रहे हो, जब सबसे पहली टर्म के ऊपर काम करेंगे तो वहां पे बनेगा 1 माइनस अगली टर्म में एक्सएन की पावर 2 बचेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में पावर 2 ही थी, ऊपर 4 था। ठीक है, उसके बाद जैसे आगे चलते जाएंगे तो नीचे तो हमेशा पावर 2 ही रहेगी, लेकिन ऊपर पार्ट्स इंक्रीज होती जाएंगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाएंगे, तो फर्स्ट टर्म तो बन गई 1 माइनस एक्सएन की पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो समेशन एक्सएन हमारे पास कैसी सीरीज थी, कन्वर्जेंट, उसका बारे में हमें पता है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पे एक्सएन की लिमिट 0 जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में लिखी थी, सबसे ऊपर लिख रखा है ना, अगर मेरे पास सीरीज कन्वर्जेंट थी, इन दैट केस लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्सएन दिस विल बी 0। ठीक है, अब इसका ही हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो जैसे हम इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो आगे वाली सारी टर्म्स 0 जाएंगी, तो इसकी लिमिट आ गई हमारे पास 1, दैट मीन्स ए फाइनाइट नंबर। ठीक है, अगर फाइनाइट होती है तो समेशन वीएन और समेशन यूएन का सेम नेचर होता है, दैट मीन्स समेशन यूएन भी कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि समेशन वीएन हमारे पास कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। अब इससे अगले ऑप्शन के ऊपर आते हैं, ऑप्शन डी। यहाँ पे था समेशन एन गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी रूट में एक्सएन बाय 1 प्लस रूट एक्सएन। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को मैंने एक एग्जांपल ले लिया। देखो हमें ना जब भी किसी चीज को मतलब सही प्रूव करना होता है तो उसके लिए हमें उसको इन जनरल प्रूव करना होता है, लेकिन अगर हमें किसी चीज को गलत प्रूव करना है तो बस हमें एक ऑप्शन मिल जाना चाहिए, या फिर एक एग्जाम्पल मिलना चाहिए, या फिर कोई एक बात मिलनी चाहिए। ठीक है, लाइक मैं बोल रहा हूँ मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, ठीक है, अब इसके लिए मुझे हर फील्ड में अच्छा होना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई आके कहता है नहीं अच्छा नहीं है, तो उसको एटलीस्ट एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि हाँ इस चीज में अच्छा नहीं है, ठीक है, इस नेचर में अच्छा नहीं है, हेल्पफुल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब उसको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा जिससे प्रूव हो जाएगा हाँ अच्छा तो नहीं है। अगर अच्छा है तो अच्छा होना पड़ेगा। इन द सेम वे जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें भी वही बात है, अगर किसी चीज को सही प्रूव करना है, ट्रू प्रूव करना है, तो उसको इन जनरल हर चीज के लिए ट्रू प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर गलत प्रूव करना है तो हमें एक एग्जाम्पल मिलना चाहिए जहाँ पे वो गलत हो जाए। तो फोर्थ ऑप्शन में था कि ये कन्वर्जेंट होगा, तो मैंने क्या किया, एक्सएन ले लिया 1/n²। ठीक है, अब 1/n² का समेशन लेंगे तो ये कन्वर्जेंट होगी, क्यों, पी सीरीज रूल। ठीक है, तो पी सीरीज रूल क्या होता है वो तुम्हें पता होना चाहिए, समेशन 1/n रेज टू द पावर p एक कन्वर्जेंट होता है इफ n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, और डाइवर्जेंट होगा जब n इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो मैंने ये लिया कि ये वाली कन्वर्जेंट तो हो गई, और जैसे मैंने xn की जगह पे इस चीज को रिप्लेस किया तो मेरे पास सीक्वेंस कुछ ऐसे बन गई, ये वाली जो un टर्म बचेगी,
ये कुछ ये बन गई रूट में xn डिवाइडेड बाय रूट में xn प्लस 1, ठीक है, 1/n 1 प्लस 1/n, ये मैंने सोल्व किया तो 1/n प्लस 1। अब देखो समेशन 1/n प्लस 1 ये डाइवर्जेंट होगी, पी सीरीज रूल वापस से, n की पावर कितनी है यहाँ पे 1, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमें मिल गया कि डाइवर्जेंट होगी। तो इस वाले ऑप्शन में देखो कौन कौन सा सही हो गया, सबसे पहला सही हो गया और थर्ड सही हो गया, बी और डी गलत हो गए, ठीक है। तो देखो अब थोड़ा ना ये लेंथी क्वेश्चन आता है, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे हम क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि तुम बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो, तो इसका मतलब वही कॉन्सेप्ट करो जो तुम्हें आता है। अब हो सकता है कोई बंदा लगाए मतलब ए ऑप्शन कर रहा है वो, ठीक है, बी ऑप्शन के बारे में उसे पता ही नहीं कि कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे सीक्वेंस और सीरीज दोनों को कंबाइन करके कोई बात बोल रखी है, तो जिसने वो थ्योरम ही नहीं पढ़ी होगी वो कैसे करेगा, ठीक है। अब किसी को साइन वाले ये था, मतलब देखो इसमें ये है कि मैंने एक मेथड से सोल्व किया, हो सकता है कोई दूसरा बंदा इसको अलग मेथड से भी सोल्व कर सकता हो सकता है उसका बहुत छोटा भी हो, ठीक है, लेकिन मेरे सामने यही आया, मैं ऐसे ही कर पाया तो मैंने ऐसे किया, ठीक है। तो सबके इसमें अप्रोच अलग अलग होती है। आई होप ये वाला समझ में आएगा जो मैंने समझाया, एक एक स्टेप मैंने एक एक चीज बताई है यहाँ पे, बाकी सॉल्यूशन देख सकते हो इसमें सही था, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। ओके, तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। सो क्वेश्चन नंबर 32, ग्रेट। देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला, हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है f जिसकी डोमेन थी r और रेंज भी r, ठीक है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है रियल लाइन के ऊपर, ओके। उसके बाद डिफरेंशिएबल बोला कहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो से इन्फिनिटी, तो इसका मतलब जीरो पे ओपन इंटरवल है, दैट मीन्स जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, एफ इज डिफरेंशिएबल एट जीरो, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था कि वो डिफरेंशिएबल तो नहीं है जीरो पे, ठीक है, तो सबसे पहला गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन के ऊपर आते हैं, if f has a local minimum at x equal to 0 then f is differentiable at 0 and f dash x equal to 0। अब ऊपर ही इसने दे रखा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है ही नहीं, तो ये वाला पॉइंट तो वैलिड ही नहीं रहेगा, तो बी ऑप्शन भी गलत। अब आते हैं सी ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पे बोला कि f dash x less than 0 for all x less than 0 and f dash x greater than 0 for all x greater than 0। तो इसने बोला कि अगर मेरे पास x equal to 0 ये वाला पॉइंट था, तो इसने बोला इसके लेफ्ट में जितने भी पॉइंट है वहां पे हमेशा डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, राइट में डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इन दैट केस दिस पॉइंट 0 विल बी ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है, इसने यहाँ पे ये बात बोली। अब डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, इसका ही अपोजिट बोल रहा है कि इसने बोला कि इस 0 पॉइंट से लेफ्ट में जितने भी डेरिवेटिव लेंगे वो ग्रेटर देन 0 होंगे और राइट वाले लेस देन 0 होंगे, वहां पे भी इसने बोला ग्लोबल मैक्सिमा। अब देखो हमने देखा कि ए और बी तो गलत हो ही गए, ठीक है, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। अब सी और डी में देखो कंडीशन अलग है बस, लेकिन बात सेम बोल रखी है, ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम। तो हो सकता है या तो बी सही रहा होगा या फिर डी सही रहा होगा। तो इसको देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या होती है। तो देखो एक सबसे पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 32 था, इसमें जैसे हमने ऑप्शन पढ़े तो हम समझ गए कि यहाँ पे सिंगल करेक्ट है, मतलब एमएसक्यू में आया है, एक भी सही हो सकता था ना वहां पे, तो यहाँ पे देख के पता चल गया कि इसमें सी या डी में से एक आंसर है, ठीक है। तो अब देखो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं, तो ग्लोबल मैक्सिमम के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। तो ग्लोबल मैक्सिमम के बारे में देखो मैंने मतलब प्रॉपर समझाया नहीं है, यहाँ पे ग्रफ आइडिया दिया है, आई गेस ये काम आ जाता है, मतलब ठीक है, वहां पे प्रॉपर सॉल्यूशन की नीड नहीं होती है, काफी बार हमें रफ आइडिया पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर आते हैं, तो इसने बोला कि ये पॉइंट मैंने ए ले लिया, ठीक है, इन जनरल बोल रहा हूं मैंने कोई पॉइंट ए ले लिया, तो इसका ग्राफ मैंने कुछ ऐसे बनाया, ये वाला पैराबोला, ठीक है। इस ग्राफ को देख के समझ में आ रहा होगा कि जो ए पॉइंट है वो ग्लोबल मैक्सिमम है, अगर ग्राफ कुछ इतना ही है तो यही इसका मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम देखने के लिए मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब डेरिवेटिव क्या होता है, बेसिकली स्लोप होता है, उस कर्व के ऊपर स्लोप होता है। तो मैंने यहाँ पे स्लोप मतलब टेंजेंट ड्रॉ की जिसकी स्लोप मैं देखूंगा, तो यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, ये वाली टेंजेंट होगी जिसको मैंने 1 दिया, फिर राइट में देखा तो वहां पे टेंजेंट होगी 2 वाली। अब देखो एक स्लोप है मेरे पास ऐसी, एक स्लोप है ऐसी, अब tan होता है बेसिकली tan थीटा स्लोप, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब tan थीटा की वैल्यू सॉरी, जो लाइन 1 होगी उसके लिए जो हमारे पास स्लोप होगी वो पॉजिटिव होगी, और जो स्लोप 2 होगी लाइन 2 के लिए वो वाली स्लोप नेगेटिव होगी, ठीक है। देख के समझ आ रहा है इस ग्राफ को। तो इसका मतलब जब x इक्वल टू 0 से छोटी वैल्यूज के लिए हमारे पास जो f डैश x था वो ग्रेटर देन 0 हो और राइट साइड वाली के लिए लेस देन 0 हो, इन दैट केस हमारे पास मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसका मतलब लेफ्ट वाली के लिए पॉजिटिव और राइट वाली के लिए नेगेटिव, दैट मीन्स डी ऑप्शन, ठीक है। सो ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है। अब गिवन क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए मैंने क्वेश्चन के लिए एक एग्जांपल बना के देखा है कि अगर मेरे पास आर से आर पे डिफाइन था, कॉन्टिन्यूस था, डिफरेंशिएबल था, वह 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं था, दैट मीन्स मैंने कोई ग्राफ कुछ ऐसा बनाया जो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, इसका कॉर्नर बन गया, ठीक है। जहाँ पे कॉर्नर बन जाता है वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अब इस वाले क्वेश्चन में मैंने देखा है कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे बना दिया मैंने,
तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव, तो ये ग्लोबल मैक्सिमम हो गया। सो डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो अब ऊपर वाला क्वेश्चन इतना बड़ा था, अब हो सकता है कोई बंदा ऊपर वाला कर रहा हो, ठीक है, उसने 2 ऑप्शन चेक किए, उसका माइंड मतलब हो गया डाइवर्ट हो गया, यार क्या कर रहा हूँ, इतना टाइम लग रहा है ये वो, तो मतलब स्ट्रेस हो जाता है। तो उसके बाद ना आगे वो अटेम्प्ट ही नहीं करेगा। उसने 2 क्वेश्चन में से मतलब सबसे पहले क्वेश्चन के 2 ऑप्शन अटेम्प्ट किए, उसके बाद ही उसको थोड़ी होगी इरिटेशन टाइप होगी कि मैं नहीं कर रहा, तो क्या करेगा, अगले 2 ऑप्शन छोड़ देगा, नहीं देखूंगा, फिर वो इसके ऊपर आएगा। अब ऊपर वाले में इतना दिमाग लगा चुका, उसके बाद ये देखेगा इसमें यार 4 ऑप्शन फिर से बहुत बड़ी बड़ी, तो इसको पढ़ेगा ही नहीं, बिना पढ़े इसको स्किप कर देगा। तो ऐसा भी नहीं करना है, बस कूल रहना। अगर कूल रहोगे तो हो जाएगा। अगर स्ट्रेस ले लिया, लाइक पहले क्वेश्चन में स्ट्रेस ले लिया, तो ये वाला तो सेकंड तो बिल्कुल होना ही नहीं था, पढ़ोगे ही नहीं इसको। ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चन की, और बस आराम से कूल होके पेपर अटेम्प्ट करो, हो जाता है। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। ठीक है, तो इसने बोला कि मेरे पास एक पी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 × 2। ठीक है, एंड एवरी नॉन जीरो वेक्टर इन आर स्क्वायर इज एन आइगन वेक्टर फॉर पी। ओके, तो देखो अब यहाँ पे पहली लाइन लिखी है, इसका बहुत मेजर मीनिंग है। इसका मीनिंग तुम्हें समझ में आना चाहिए। यहाँ पे एक थ्योरम होती है जिसका हम यूज करेंगे, तो मे बी काफियों ने पढ़ा भी होगा, और ऐसा भी होगा काफियों ने नहीं भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें वो थ्योरम पता है तो इसको कर पाओगे, बाकी हो सकता है कोई और भी तरीका हो, लेकिन मेरे सामने वो थ्योरम थी, तो मैंने उसका यूज किया, और मैंने उसका यूज करके मैंने इसका सोल्यूशन बनाया। ठीक है, तो इसने बोला हमारे पास पी कोई मैट्रिक्स थे जिसका ऑर्डर था 2 × 2। ओके, उसके बाद इसने बोला कि इस मैट्रिक्स के नॉन जीरो वेक्टर हैं, जितने भी नॉन जीरो वेक्टर है आर स्क्वायर में, वो सब इसका आइगन वेक्टर है। ठीक है, तो इसका एक मीनिंग होता है, इस पहली लाइन का मीनिंग क्या होता है कि अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स, यहाँ पे पी बोल रखा है, ठीक है, कोई पी मैट्रिक्स है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, अगर मेरे पास कोई पी मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर एन है, ठीक है, पी मैट्रिक्स विद ऑर्डर एन, जिसके जितने भी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स इन आर की पावर एन, ठीक है, उसके अंदर, उस डोमेन के अंदर अगर मेरे पास जितने भी नॉन जीरो वेक्टर हैं, वो सब अगर उसके आइगन वेक्टर हैं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कंडीशन बोल रहा हूं, इन दैट केस दिस मैट्रिक्स पी विल बी ए स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, दोबारा बोलूंगा। मैंने बोला कि अगर सबसे पहली कंडीशन, अगर वो कोई कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, जो सबसे पहली कंडीशन, जो क्वेश्चन नंबर 33 की पहली कंडीशन है, वो कहना चाह रही है कि अगर मेरे पास कोई पी मैट्रिक्स थी जो रियल मैट्रिक्स थी, और जितने भी नॉन जीरो वेक्टर थे वो सब उसके आइगन वेक्टर थे, इन दैट केस दिस पी मैट्रिक्स विल बी ए स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हमें याद रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का इसी प्रॉपर्टी से सॉल्यूशन होगा। मे भी और तरीका हो सकता है, लेकिन मेरे को ये वाला ही आता था, तो मैंने इसी से किया। आई होप तुम्हें भी समझ में आएगा। बेसिक थ्योरम थी, बस उसको याद रखना है। ठीक है, सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने, इस स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे। इफ एवरी नॉन जीरो वेक्टर बी द आइगन वेक्टर ऑफ ए रियल मैट्रिक्स ए, कोई रियल मैट्रिक्स ए थी, अगर इसके लिए जितने भी नॉन जीरो वेक्टर थे वो सब इसके आइगन वेक्टर है, इन दैट केस ए इज ए स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ए वो स्केलर मैट्रिक्स ही होगी। ये एक थ्योरम होती है, इसको याद रखना है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स कहने का मतलब एक मैट्रिक्स जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे जीरो होंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, एक कांस्टेंट होगा, सम लैम्डा, और वी कैन से सम के। ठीक है, तो एक स्केलर मैट्रिक्स होगी तो वो किस फॉर्म की होगी, लैम्डा इनटू आई एन। ठीक है, अब इसका ही हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। फिर इसने बोला कि इस आइगन वेक्टर था, मतलब जो पी मैट्रिक्स थे, इसके 2 आइगन वेक्टर होंगे, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। ठीक है, तो उसके बाद इसने बोला कि एक कंडीशन दे दी, p इंटू √2 डिवाइड √2 √3 इक्वल टू 2t। ठीक है, ये कंडीशन दे रखे, p इंटू एक्स इक्वल टू सम वेक्टर b। ओके, फॉर सम t बिलोंगिंग टू रियल लाइन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब ऑप्शन सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं, फिर से इससे समझ में आएगा। मैंने बोला जो p मैट्रिक्स होगी वो एक स्केलर मैट्रिक्स होगी, उसका मतलब वो हो गया लैम्डा 1001, क्योंकि 2 ऑर्डर की थी। सो बेसिकली p मैट्रिक्स विल बी ऑफ फॉर्म लैम्डा 0 0 लैम्डा। ठीक है, अब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, तो यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं, जब भी कोई डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो उसके जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो बेसिकली उसकी डायगोनल वैल्यूज होती है। ठीक है, ये हमने डायगोनल आइगन वैल्यू, इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको याद रखना है। तो अगर मेरे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, लैम्डा कोमा लैम्डा। ठीक है, बेसिकली रिपीटेड होंगी, दोनों सेम होंगी, क्योंकि ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले ऑप्शंस के ऊपर जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन इसने बोला कि लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा, दैट मीन्स ये गलत है। ठीक है,
स्केलर मैट्रिक्स वाला अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता था, उसके बाद तुम्हें ये पता था कि उसके आइगन वेक्टर्स भी उसकी डायगोनल वैल्यूज ही होते हैं, तो तुम ये कंक्लूड कर पाओगे कि यहाँ पे लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2। सबसे पहला पॉइंट, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अब बात करते हैं जो गिवन कंडीशन थी इसका हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसने बोला पी एक्स, नाउ दिस एक्स वेक्टर विल बी √2 √3, ठीक है। सो पी एक्स विल बी 2t। तो इसको हम कंपेयर करते हैं। अगर मेरे पास ये कोई वेक्टर था तो इसको हमने कंपेयर किया ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है। ए का मतलब पी है यहाँ पे, ठीक है। लिखते टाइम ए की हैबिट होती है ना, तो ए लिख रखा है मैंने यहाँ पे। सो ए एक्स विल बी इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है। सो इसको मैंने कंपेयर करके देखा, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू थी √2 √3, तो √2 √3 इंटू लैम्डा, दिस थिंग विल बी इक्वल टू ये वाला वेक्टर, ठीक है, दिस वेक्टर बी। ओके, इससे कंपेयर किया तो यहाँ पे क्या गया, √2 इंटू लैम्डा, दिस विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ गई √2, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू √2 आ गई, तो दूसरा लैम्डा भी √2 होगा, क्योंकि यहाँ पे सेम होंगे, लैम्डा लैम्डा होंगे, स्केलर वो था, स्केलर मैट्रिक्स होगी ये। ओके, सो √2 इज ए आइगन वैल्यू। ओके, बी ऑप्शन, √2 इंटू √2 दैट इज 2, सो बी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका डी गलत होगा और ए गलत होगा, सो बी एंड सी। तो यहाँ पे क्या चीजें यूज हुई, दो चीजें यूज हुई। एक तो इसने कंडीशन दे रखी थी, इसका यूज करके हमने आइगन वैल्यू निकाली, और एक हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी, एवरी नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है। ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, कि एवरी नॉन जीरो वेक्टर इन आर स्क्वायर इज एन आइगन वेक्टर, ठीक है। इसका यूज करेंगे, इसका मीनिंग होता है जो पी मैट्रिक्स होगी वो एक स्केलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे रहा, आई गेस समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। अब इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। तो ये भी देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हाँ थोड़ा लेंथी है, तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसने बोला कि मेरे पास पी कोई मैट्रिक्स थी, ठीक है, n क्रॉस n, नॉन नल, रियल, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, बहुत सारा बोल गया ये। इसने बोला पी मैट्रिक्स थी, n क्रॉस n की थी, इसका ऑर्डर n था, नॉन नल थी, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स नहीं हो सकती, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जहाँ पे इसका ऑर्डर इवन है, ठीक है। यहाँ पे इसने इवन ही क्यों बोला, सबसे पहली बात, कुछ भी ऑर्डर हो सकता था, लेकिन इसने इवन बोला सो दैट पेपर में थोड़ा एमएसक्यू में है तो थोड़ा टाइम लेके जाएगा। तो देखो, अगर तुम्हें इस चीज का मीनिंग पता है कि यहाँ पे इवन कहने का मतलब ये टाइम कंज्यूम करवाना चाह रहा है, तो तुम यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता इस इवन कहने का मीनिंग क्या है, तो तुम इसके ऊपर अटेम्प्ट करोगे और तुम क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, मतलब टफ नहीं है तो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस इवन को समझ पा रहे हो और तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है और तुम उस इवन को समझ गए, तो तुम इस क्वेश्चन को स्किप कर दोगे, ठीक है। लेकिन देखो मैंने किया भी है तो हो भी गया था, तो सिंपल है, तुम करोगे तुमसे भी हो जाएगा। मैं इसको समझाता हूँ अभी हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें इस लाइन में जितनी भी चीजें कह रखी है, इनको समझना पड़ेगा कि इनका मीनिंग क्या होता है। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उनमें मोस्टली मैं हर क्वेश्चन पे बहुत फोकस कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में ये लाइन मीनिंग रख रही है। इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करो। अगर तुम्हें स्टेटमेंट समझ में आ गई तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। आधी बार ऐसा होगा कि तुम्हें सोल्व करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर बोल पाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसने बोला, और अगर तुम ऑप्शन देख रहे हो 1 एंड 2, तो वहां पे कुछ आइगन वैल्यू जैसा दिख रहा होगा, पी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, दैट मीन्स पी एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0। तो आइगन वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू कुछ ऐसा है, क्रिटिकल वैल्यू क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, आइगन वैल्यू, ठीक है। उसके बाद डी ऑप्शन में भी आइगन वैल्यू के बारे में बात चल रही है। तो सबसे पहले डी ऑप्शन को देख लेते हैं, ये सबसे सिंपल सा दिख रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक। तो तुम्हें इसके बारे में पता होगा कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक अगर मेरे पास मैट्रिक्स होती है, तो उसकी आइगन वैल्यूज या तो जीरो होंगी या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगी। फर्स्ट पॉइंट जिसको हमें याद रखना था, या तो जीरो होंगी या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगी, ठीक है। अब देखो, अब इमेजिनरी होंगी तो वहां पे तुम्हें एक चीज को याद रखना पड़ेगा, अगर इमेजिनरी है तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगी। अगर मेरे पास वहां पे आयोटा एग्जिस्ट कर रही है उसकी आइगन वैल्यू, दैट मीन्स माइनस आयोटा भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। सिंगल नहीं कर सकती, कि मेरे पास अगर ऑर्डर था 3 क्रॉस 3 का, उस केस में मैं बोल दूं कि दो आइगन वैल्यू जीरो होंगी, तीसरी आयोटा होगी, नॉट वैलिड। वहां पे हो सकता था एक जीरो रही हो और दो आयोटा रही हो, एक आयोटा एक माइनस आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो तीन चीजें याद रखने की। इसने बोला एन इज इवन, अगर मेरे पास एन ओड होता, ठीक है, मतलब क्वेश्चन को ही समझेंगे सबसे पहले। अगर मेरे पास एन ओड होता तो मैंने अभी बोला कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगी, इसकी आइगन वैल्यू या तो जीरो होंगी या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगी। तो अगर मेरे पास प्योरली इमेजिनरी रही होंगी, इन दैट केस एक मेरे पास आयोटा थी तो दूसरी माइनस आयोटा होगी।
अब अगर इसका ऑर्डर ओड रहा होगा, इन दैट केस 3, 5, 7 समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इन दैट केस हमारे पास पेयर्स कितने बनेंगे? जैसे अगर मेरे पास इसका ऑर्डर 3 था, इन दैट केस एक पेयर बनेगा, आयोटा माइनस आयोटा। अब एक वैल्यू बच गई, वो पेयर नहीं बना सकती, दैट मीन्स उसकी वैल्यू होगी 0, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 5 के ऊपर जाते हैं, वहां पे मैक्सिमम कितने पेयर बन सकते हैं? 2, ठीक है। सो एक जो वैल्यू बच गई वो 0 होगी। तो अगर मेरे पास कोई भी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, तो उसकी आइगन वैल्यू या तो 0 होंगी या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगी। लेकिन अगर वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ओड है, इन दैट केस वहां पे 0 होना कंपलसरी है, कि 0 तो पक्का होगी। इवन वाले केस में पॉसिबल है ना, कि अगर मेरे पास ऑर्डर था 4, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पेयर एग्जिस्ट कर सकते हैं, आयोटा माइनस आयोटा, 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, ठीक है। लेकिन अगर ओड है तो वहां पे मैं बोल सकता हूं कि वहां पे उसकी वैल्यू एक ना एक तो पक्का 0 होगी, ठीक है। सबसे पहली बात, ठीक है, आई गेस समझ में आएगा अभी तक जितना बोल। देखो सुनना है, मैंने प्रॉपर लिखा नहीं इसका सॉल्यूशन, मतलब लिखा तो है क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में, जो समझा रहा हूं वो नहीं लिखा, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही थी कि आइगन वैल्यू को हमने कैसे देखा। ओके, अब बात करते हैं कि इसकी आइगन वैल्यू का मीनिंग क्या निकलता है। तो तुमने 2 या 3 चीजें पढ़ी होंगी। सबसे पहली बात तो कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनका अगर हम समेशन करते हैं तो आइगन वैल्यूज के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज, ठीक है, सबसे पहली बात। अब मेरे पास नॉन मैट्रिक्स थी जो रियल स्क्यू सिमेट्रिक थी। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। दैट मीन्स उसकी डायगोनल एंट्री 0 होंगी, ठीक है। डायगोनल एंट्री 0, उसका मतलब जैसे हम इसका सम करेंगे, सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ पी, दैट विल बी 0। सो डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। अब सबसे पहले ऑप्शन के ऊपर आते हैं, पी एक्स इक्वल टू 0, इट हैज इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। इसको जो एक कंडीशन दे रखी है, एक मतलब एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, अगर इसके इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने हैं, दैट मीन्स पी का जो हम मोड निकालेंगे, मोड दैट इज डेटर्मिनेंट, तो पी का डेटर्मिनेंट को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरे पास पी मैट्रिक्स के डेटर्मिनेंट 0 हो जाता है, इन दैट केस हमारे पास इसके लिए इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे। अभी इसने बोला कि इसका ऑर्डर कितना था, एन इज इवन, ठीक है। अब इवन के केस में हम इसके डेटर्मिनेंट के बारे में बात कर नहीं सकते, ठीक है। क्यों? सोचो 1 मिनट, सभी सोचेंगे। ओड इवन का कहने का मतलब क्या था? सबसे पहले ऑप्शन में उसका यूज होगा, कैसे होगा उसके ऊपर बात करते हैं। मैंने बोला कि अगर इवन है तो वहां पे पॉसिबल है कि 0 हो, और पॉसिबल है कि 0 ना हो, क्या? डेटर्मिनेंट। लेकिन अगर मेरे पास ओड होता ऑर्डर, तो उसका डेटर्मिनेंट 0 होता पक्का, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ, अगर मेरे पास उसका ऑर्डर ओड होता, इन दैट केस हमें पता है उसकी कम से कम एक आइगन वैल्यू 0 होती। मतलब सॉल्यूशन मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले सुनो, समझो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो। सॉल्यूशन तो और कहीं पे भी मिल सकता है ना, लाइक पेज पे लिखा मिल जाएगा, कोई और फ्रेंड भेज दे, किसी और टीचर से मिल जाए, मिल जाएगा, लेकिन उसको समझते हैं पहले, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं क्या बोल रहा था। मैं बोल रहा था कि अगर मेरे पास जो पी मैट्रिक्स थी जो स्क्यू सिमेट्रिक थी, अगर उसका ऑर्डर ओड होगा, ठीक है, तो उसकी कम से कम एक आइगन वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब एक आइगन वैल्यू का 0 को होने का मतलब हो गया कि उनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे आइगन वैल्यूज का, वो 0 आएगा। अब प्रोडक्ट इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स पी, ठीक है। अब प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स डेटर्मिनेंट भी 0 होगा। तो अगर मेरे पास ओड होता तो मैं डायरेक्ट इसको बोल पाता कि पी एक्स इक्वल टू 0 हैज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बिकॉज मोड पी दैट इज डेटर्मिनेंट ऑफ पी दैट थिंग इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे बोल रखा है वेयर एन इज इवन, ठीक है। मतलब एन अगर इवन है तो बताना है, लेकिन ये तो ओड के लिए था, तो ओड के लिए ये बात सही थी। इवन में अगर मेरे पास केस कुछ ऐसा मिल जाता है जहाँ पे डेटर्मिनेंट नॉन इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 वहां पे तो वैलिड रहेगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल केस है कि नॉन 0 होगा, इन दैट केस ये वाली कंडीशन फेल कर जाएगी, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। आई गेस समझ में आया होगा जो मैं अभी सॉल्यूशन में फिर से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन समझ में तो आया होगा, लेकिन सॉल्यूशन को देखते हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। मैंने बोला पी एक्स इक्वल टू 0, इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशन का मतलब इसका मोड जब हम डेटर्मिनेंट ले रहे होंगे, दिस थिंग इक्वल टू 0। देखो मैं मोड क्यों बोल रहा हूँ, आई डोंट नो। हाँ, डेटर्मिनेंट उसका मीनिंग है, ठीक है, डेटर्मिनेंट ही निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक मैट्रिक्स जनरेट कर दी जिसका मोड नॉट इक्वल टू 0 था, ठीक है। सो 0 -1 1 0, ये पी मैंने मैट्रिक्स जनरेट की। अब इसका डेटर्मिनेंट निकाला, वो नॉन इक्वल टू 0 आ रहा था, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स आई जिसका जो मोड है वो नॉट इक्वल टू 0 है,
ठीक है, दैट मीन्स वहां पे इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो नहीं सकते, तो यहाँ पे कौन सॉल्यूशन हो सकता है, पी एक्स इक्वल टू जीरो कब पॉसिबल होगा, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू भी अगर हम जीरो ले लेते हैं कि एक हमारे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आगा जिसको हम बोलते हैं ट्रेवल सॉल्यूशन। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू जीरो क्या है, इसका मतलब होमोजेनियस सिस्टम। ठीक है, दो तीन चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो टाइप के होते हैं, एक होमोजेनियस एक नॉन होमोजेनियस। होमोजेनियस सिस्टम का हमेशा रूट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, होमोजेनियस सिस्टम का हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या फिर नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल होगा दैट मीन्स जीरो ही एक सॉल्यूशन होगा, दैट मीन्स वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और या फिर इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, दो चीजें जो अभी मैंने बोली इसको याद रखना है, इसका मतलब होमोजेनियस सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चीज प्रूव कर दी कि मेरे पास पी कोई मैट्रिक्स थी जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 1 0 था, दैट मीन्स यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा, सो यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो सबसे पहला ऑप्शन जो था कि इसके हमेशा इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे वो फेल कर जाएगा, इसने बोला था ऑलवेज ट्रू, वो फेल कर जाएगा। ये सिर्फ जब होल्ड करेगा जब इस ए मैट्रिक्स और वी कैन से पी मैट्रिक्स का मोड इक्वल टू जीरो होगा, दैट मीन्स डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन कुछ ऐसा था। अब सेकंड ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं, तो पी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स हैज ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर एवरी नॉन जीरो लैम्डा बिलोंगिंग टू आर। ओके, तो इसको भी समझेंगे, इसके क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ही समझेंगे कि पी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स हैज ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर एवरी नॉन जीरो लैम्डा बिलोंगिंग टू आर। अब लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू। ठीक है, इसको देख के समझ में आ रहा होगा, पी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स दैट मींस लैम्डा इज आइगन वैल्यू। अब आइगन वैल्यू इसने क्या बोला, एवरी नॉन जीरो लैम्डा बिलोंगिंग टू आर, दैट मीन्स अब लैम्डा की वैल्यू तो हमें पता है या तो जीरो हो सकती है या फिर आयोटा माइनस आयोटा कुछ ऐसे हो सकती है। अब इसने बोला कि फॉर एवरी नॉन जीरो, इसका मतलब लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन आइगन वैल्यू तो नहीं होगी वो। ठीक है, सो पी एक्स इक्वल टू लैम्डा इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो इसने बोल दिया कि लैम्डा इसकी आइगन वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसको समझ के पता चल रहा है। अब ये बेसिकली बनाएगी तो पी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स का मतलब आइगन वैल्यू वाली ही कंडीशन बनाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसको कौन कौन से रूट सेटिस्फाई करेंगे, जो लैम्डा के लिए लैम्डा की वैल्यू देंगे, बेसिकली जो आइगन वैल्यूज होंगी वो सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, लेकिन इसने बोला वो ना तो जीरो हो सकता और ना फिर ये हो सकता, तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो इसको देख के सीधा समझ में आ रहा है कि अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो ले लेता हूँ तो p इंटू जीरो इक्वल टू लैम्डा इंटू जीरो, लैम्डा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे इसने सेटिस्फाई कर रखा है कि ये नॉन जीरो होना चाहिए और रियल में बिलोंग करना चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं 5। सो पी एक्स इक्वल टू 5x, एक्स की वैल्यू जीरो, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब लैम्डा को अगर मैं इधर लेके जाता हूँ तो वो कौन सी कंडीशन हमें देगा, वो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देगा जिसके रूट आएंगे आइगन वैल्यूज। ठीक है, लेकिन इसने बोला आइगन वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करवानी, उनके अलावा हर वैल्यू के लिए, तो उनके अलावा सिर्फ एक जीरो वेक्टर होगा जो सेटिस्फाई करेगा, सो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मतलब बिना पेपर में लिखे इसको समझ गए हम कि बी इसके लिए सही होगा। ठीक है, सॉल्यूशन में मैंने क्या लिखा देखते हैं एक बार। ठीक है, सॉल्यूशन में मैंने कुछ ऐसे लिखा, सो पी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स दिस एज ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन कंडीशन थी, इसको इधर लेके आ गया, पी लैम्डा ई एक्स इक्वल टू जीरो, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई। इसका मतलब इसकी सॉल्यूशन क्या होंगे, लैम्डास। अब लैम्डा क्या होंगे, आइगन वैल्यूज। इसने बोला कि लैम्डा आइगन वैल्यू नहीं हो सकता, ना तो जीरो हो सकता ना ही कोई इमेजिनरी नंबर हो सकता, गिवन कंडीशन थी ना, नॉन जीरो रियल नंबर। ओके, दैट मीन्स ये इनमें से तो लैम्डा हो नहीं सकता, तो इसको जीरो सिर्फ इसके लिए लैम्डा ही कर सकते थे, जो आइगन वैल्यूज होंगे वो या तो जीरो हो सकते थे या फिर इमेजिनरी। दैट मीन्स इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वो है एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, नहीं इससे अगले ऑप्शन के ऊपर आते हैं, ऑप्शन नंबर सी। सो इफ Q इक्वल टू आई एन प्लस पी आई एन माइनस पी इनवर्स देन Q ट्रांसपोज Q इक्वल टू आई एन। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो P के बारे में हमें सबसे पहली बात पता होनी चाहिए, P के बारे में बोला था इसने स्क्यू सिमेट्रिक, दैट मीन्स P ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ P। ठीक है, क्या बोला मैंने, P ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ P, उसका हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। तो बस मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं करना। चलो देखते हैं सॉल्यूशन के ऊपर, मतलब कुछ करना ही नहीं इसमें, ये मैंने डी ऑप्शन करके दिखा रखा जो मैं पहले समझा चुका। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो हमें क्या करना है, क्यू इसने दे रखा है आई प्लस पी इंटू आई माइनस पी इनवर्स। ठीक है, क्यू ट्रांसपोज क्यू हमें फाइंड आउट करना है। सो क्यू ट्रांसपोज मैंने पहले लिखा आई प्लस पी इंटू आई माइनस पी इनवर्स रेज टू द पार, मतलब ये पार नहीं है बेसिकली ट्रांसपोज, आई प्लस पी आई माइनस पी इनवर्स। ठीक है, इसके आगे फिर मैंने इसको सोल्व किया, तो ट्रांसपोज हम कैसे लगाते थे, ए बी का ट्रांसपोज दैट मीन्स बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, तो आई माइनस पी इनवर्स का ट्रांसपोज आई प्लस पी का ट्रांसपोज, आई प्लस पी आई माइनस पी इनवर्स। ठीक है,
उसके बाद ट्रांसपोज और इनवर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसको इंटरचेंज किया, इसको अंदर लेके गया, इनवर्स को बाहर लेके आ गया। तो आई माइनस पी ट्रांसपोज, उसका इनवर्स आई प्लस पी ट्रांसपोज अंदर लेके आ गया। ठीक है, आई का ट्रांसपोज तो आई होगा, ठीक है, पी का ट्रांसपोज मैंने पी ट्रांसपोज लिखा। मतलब मैं आगे वाली दो टर्म्स को ही सोल्व कर रहा हूँ, पीछे वाली को अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद मैंने इसको जैसे सोल्व किया तो यहाँ पे क्या बन गया, आई, इसका अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो माइनस पी माइनस माइनस प्लस, सो आई प्लस पी उसका इनवर्स। यहाँ पे बन गया आई माइनस पी, यहाँ पे आई प्लस पी, यहाँ पे आई माइनस पी का इनवर्स। अब देखो यहाँ पे टर्म्स, आई प्लस पी का इनवर्स आई प्लस पी, आई माइनस पी आई माइनस पी का इनवर्स। तो मैंने क्या किया, इसको इधर लेके आ गया, इसको इधर लेके आ गया, तो इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल होगी जो यहाँ पे है। सो यहाँ पे वन, यहाँ पे बी वन, दैट इज आई एन। ठीक है, अब बात करते हैं हमने इसको रिप्लेस क्यों किया या फिर इसको इंटरचेंज कैसे कर लिया। जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये अलग से ब्लैक इंक में लिख रहा होगा कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। लेकिन यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो सिर्फ ए मैट्रिक्स है, मतलब आई तो एक कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो इतना फर्क डालती नहीं है, उसका कोई मैटर नहीं रहेगा। यहाँ पे जब भी हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमेशा पी की टर्म्स आएंगी। लाइक आई वाली तो एक कांस्टेंट, हम आई को मतलब जनरली कांस्टेंट मान सकते हैं, मतलब प्रॉपर नहीं कह रहा हूँ, हाँ अज्यूम कर सकते हैं कि सम अलग चीज है, मतलब आई से अगर पी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो पी रहेगा। ठीक है, सो फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही मीनिंग है यहाँ पे, जब भी हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमेशा पी की ही पावर्स रहेंगी। ठीक है, सो अगर यहाँ पे मैंने लिख रखा है ए की पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए की पावर 3, और वी कैन से ए रेज टू द पावर 2, ए रेज टू द पावर 2, और वी कैन से ए रेज टू द पावर 3 इंटू ए। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स है पी, उसकी ही वैल्यू हम यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं इसको इंटरचेंज करता हूँ, ये आई बन गया, ये भी आई बन गया, सो दिस इज आई। ठीक है, सो यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन हो गया, बी सी और डी, ये तीन ऑप्शन सही हो गए। तो समझ में आया होगा। देखो अब देखो इसमें क्या था, ये वाला ऑप्शन तुम्हें चेक करना था, इसके लिए थोड़ा सा सोल्व करना था। ठीक है, मैंने प्रॉपर लिखा है तो टाइम लगा, तुम लिखोगे, तुम स्टेप नहीं लिखोगे, स्किप कर सकते हो, तो बहुत सिंपल था। बाकी ए और बी के लिए तुम्हें पेन पेपर की नीड ही नहीं थी, इसके लिए इसको हमेशा सही होना था। लेकिन अगर एन इवन कुछ ऐसा था जहाँ पे इसकी आइगन वैल्यूज जीरो नहीं थी, इन दैट केस इसका डेटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इसके इन्फिनिट सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो ये गलत हो गया। इसके बारे में भी देख पा रहे हो, आइगन वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पे जीरो ही सॉल्यूशन होगा, ये सही हो गया। ये थोड़ा सा सोल्व करना था, ये सोल्व ही नहीं करना था। सो बी सी डी। सो बस इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें सी ऑप्शन चेक करना था, बाकी तुम्हारे अगर बेसिक नॉलेज है तो उससे हो रहे थे। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं लगा, बहुत सिंपल था। बस मतलब इन्होंने एक चीज बोली, पी मैट्रिक्स रियल स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्डर एन इक्वल टू इवन, तुम्हें इन तीन बातों का मीनिंग पता होना चाहिए, हो गया। सिमिलर ऊपर वाले में था, इसमें भी कुछ नहीं करना था, यहाँ से भी कंपेयर करके तुम सीधा देख सकते थे कि इसको अगर मैं रूट टू कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो रूट टू यहाँ पे टी की तो कोई वैल्यू हो सकती है, तो रूट टू यहाँ से सीधा दिख रहा था, और एक गिवन कंडीशन थी कि ये स्केलर मैट्रिक्स होगी, तो सोल्व ही नहीं करना। ठीक है, इससे ऊपर वाले में भी सेम था, सोल्व ही नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था। इससे ऊपर वाले में थोड़ा सा सोल्व करना था। ठीक है, तो चार क्वेश्चन मैंने अभी किए जिनमें कुछ नहीं करना था, तीन में तो कुछ नहीं करना था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 35 में हमें कोई एक्स रैंडम वेरिएबल दे रखा है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मेरे को कुछ ऐसे डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो जब एक्स लेस देन जीरो होगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स जब एक्स की वैल्यू जीरो से वन के बीच में होगी, थ्री प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 जब वन से लेके टू के बीच में होगी, और वन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो जब भी हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे तुम्हें दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज, तुम इसको डिफरेंशिएट करके इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, सीडीएफ को डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन अब इसको डिफरेंशिएट कब नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, कहाँ नहीं कर सकते। हमारे पास यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट है जीरो, ब्रेकिंग पॉइंट है वन, ब्रेकिंग पॉइंट है टू, तो यहाँ पे तुम्हें इसकी पॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। एक्स इक्वल टू वन के लिए तुम्हारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नहीं देगा, क्योंकि इसके लिए सीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी तुम्हें पॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इन पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रेक कर रहा है ना यहाँ पे, तो कंटिन्यूअस नहीं है, तो इन पॉइंट्स पे तुम्हें अलग से निकालनी पड़ेगी। अब तुम्हें एक पॉइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, वो याद रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। सो बेसिकली पॉइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने सॉल्यूशन में नहीं लिखा, हाँ इन रेस्पेक्ट में, मतलब इनके रेस्पेक्ट में लिखा है, तो शायद वहां पे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ कि अगर हमें सीडीएफ गिवन होता है, सुनेंगे ध्यान से, अगर हमें सीडीएफ गिवन होता है तो हमें अगर पॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए, then this thing will be equal to, or we can say probability x equal to a, this thing will be equal to
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, सी डी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, point probability at some point x equal to a, this will be equal to f of x equal to a, f means CDF minus limit h tending to 0 f of a minus h। इसका मतलब किसी पॉइंट a तक हमने CDF देखा, ये पॉइंट a था, यहाँ तक CDF देखा, ठीक है, इसके बाद जस्ट इसके लेफ्ट वाले पॉइंट पे CDF देखा, इसके CDF में से ये वाला CDF हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो स्लोप मतलब छोटा सा पार्ट बचेगा दैट इज पॉइंट, इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो ब्रेकिंग पॉइंट है 1 और 2। अब देखो ऑप्शन को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या था, प्रोबेबिलिटी 1 से 2 के बीच में बतानी है, दोनों एक्सक्लूसिव, मतलब दोनों की वैल्यू नहीं लेनी। यहाँ पे 1 और 2 के बीच में बताना है, 2 को लेना है, यहाँ पे 1 को लेना है, 2 को नहीं लेना, यहाँ पे 1 और 2 को भी लेना है। तो सबसे पहले तुम्हें पॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, उसके लिए बेसिक सॉल्यूशन करेंगे। तो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। तो पॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना है सबसे पहले, तो उसके ऊपर ही बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा एफ ऑफ 2, ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 के लिए CDF दे रखा है, तो एफ ऑफ 2 हो गया मेरे पास 1, ठीक है। एफ ऑफ 1 मैंने लिखा इस वाली टर्म में डाल के, तो 3 + 1 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 4/10, ठीक है, 4/10 हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने पॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाली एट x इक्वल टू 2, सो एफ ऑफ x इक्वल टू 2 दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल F2 माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, जो मैंने अभी ऊपर कंडीशन बोली थी कि f ऑफ a माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, ठीक है, उस पॉइंट तक का CDF और उससे जस्ट लेफ्ट वाले पॉइंट के लिए CDF, दैट मीन्स उस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी हमें आ जाएगी, ठीक है। तो इसका हमने यूज किया, तो हम कैसे करेंगे, तो एफ ऑफ 2 हमने अभी देख लिया 1, ठीक है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू थी 1 माइनस, अब इससे जस्ट लेफ्ट वाला पॉइंट, 2 से जस्ट लेफ्ट मतलब यहाँ पे आ गए इस वाली रेंज के अंदर, तो 3 + x² डिवाइडेड बाई 10, x की जगह पे रिप्लेस करेंगे 2 माइनस h, जहाँ पे h टेंडिंग टू 0 होगा, सो मैंने लिमिट वगैरह एक साथ ही पुट कर दी, सो 3 + 2 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 10, दिस विल बी 4, 4 + 3 7 डिवाइडेड बाई 10, दिस विल बी गिविंग 3/10। तो पॉइंट प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2 हमारे पास आ गया 3/10, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है पॉइंट प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1, तो मैं इसको फाइंड आउट करूंगा, तो बेसिक फॉर्मूला सेम, f ऑफ 1 माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, ओके, इसको सोल्व करते हैं। तो f ऑफ 1 की वैल्यू मतलब यहाँ पे हमने लिख रखी है 4/10, सो ये वैल्यू आएगी 4/10 माइनस, अब ये वाली वैल्यू जो होगी 1 माइनस h वाली, वो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे 1 माइनस h, तो ये वैल्यू यूज होगी, ओके, सो ये तो होगी 4/10 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, सो यहाँ पे 2/10, ये था अपने पास 4/10, 4/10 + 2/10, इसको हमने सोल्व मतलब माइनस किया, सॉरी, 4/10 माइनस 2/10 दैट इक्वल टू 2/10, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो हमने कितनी चीजें निकाली, सबसे पहले हमने CDF निकाला एट x इक्वल टू 1, फिर हमने CDF निकाला एट x इक्वल टू 2, उसके बाद हमने पॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाली 1 और 2 के लिए, इनका ही हमें यूज करना है, आगे बात करते हैं, ठीक है। मैंने रिवर्स में सोल्व कर रखा है डी ऑप्शन से, सो ऑप्शन डी मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी 1 से लेके 2 के बीच में, दोनों को इंक्लूसिव, तो मैंने क्या किया, 2 मेरा बड़ा है, ठीक है, 1 छोटा है, 2 कैपिटल नंबर है, मतलब बड़ा नंबर, लार्जर नंबर, सॉरी, ठीक है। तो f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1, तो जैसे ही अगर मैंने ये दो टर्म यूज की, इसका मतलब मैंने क्या किया, किसी 2 तक की पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली, ठीक है, 1 से यहाँ से मेरे पास फंक्शन डिफाइन था 0 से, तो 0 से लेके 2 तक मैंने प्रोबेबिलिटी डिफाइन की, सम किया, ठीक है, f ऑफ 2 का मतलब हो गया 2 से छोटी सारी वैल्यू, उसमें से मैंने माइनस कर दिया 1 लेके और उससे सारी छोटी वैल्यू, तो यहाँ पे क्या किया मैंने 1 को एक्सक्लूड कर दिया, अगर स्टार्टिंग 2 टर्म देखता हूँ तो x को भी मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसके लिए मैंने x इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी सम कर दी, पॉइंट प्रोबेबिलिटी, सो दिस विल बी 1 माइनस 4/10 प्लस 2/10, इसको सोल्व किया, सोल्यूशन आ गया 4/5, जो ऑप्शन में भी था कि 4/5, तो इसका डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। ध्यान से समझेंगे यहाँ पे इक्वल टू नॉट इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 को तो इंक्लूसिव रखना था, तो f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1, इसका मतलब 2 के तक की प्रोबेबिलिटी थी 2 इंक्लूसिव करते हुए, ठीक है, यहाँ पे 2 इंक्लूसिव है, इसमें से मैंने 1 और 1 से नीचे सारी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन 1 को भी हमें अंदर रखना है, तो 1 की प्रोबेबिलिटी इसके बाद मैंने ऐड कर दी, सो ये वैल्यू ये आ गई, ठीक है। ऊपर वाली के लिए ये चीज सोल्व करनी है, तो देखो मैंने तो जनरल फॉर्म लिख रखी है, तुम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था 1 2 तक की सारी वैल्यूज और 1 और 2 भी, ठीक है। अब मैंने 1 और 2 की पॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाल रखी है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये पूरी वैल्यू माइनस 2 वाली वैल्यू, तो 4/5 में से तुम पॉइंट प्रोबेबिलिटी 2 की सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वहां पे भी तुम्हें सोल्यूशन आ जाएगा 1/2,
ठीक है। बाकी इधर मैंने कुछ ऐसे लिख रखा है, इसको तुम समझ सकते हो कि एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ टू, मतलब इसमें बस माइनस एफ टू कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो 1/2, ठीक है। इसके बाद मैंने करना है 1 से लेके 2 के बीच में 2 को इंक्लूसिव और 1 को एक्सक्लूड कर देना है, दैट मीन्स एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन, सबसे बेसिक, ठीक है। तो 1 माइनस 4/10 6/10 दैट इक्वल टू 3/5, ओके। उसके बाद डी ऑप्शन के, और वी कैन से सबसे पहले ऑप्शन ए के ऊपर आते हैं। यहाँ पे 1 और 2 के बीच में प्रोबेबिलिटी पूछी है, दोनों को एक्सक्लूड करते हुए, तो एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन माइनस पॉइंट प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 2। सो ये हमने सॉल्यूशन किया, 1 माइनस 4/10 माइनस 3/10, इसको जैसे सोल्व किया तो 3/10, ठीक है। तो ये हमारे पास एमएसक्यू पार्ट के क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 35 तक थे। तो आई गेस समझ में आए होंगे सभी को। तो देखो बहुत सिंपल है, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, ठीक है। कितने कॉन्सेप्ट याद हैं, कितनों को तुम अप्लाई कर पा रहे हो, कितनों में तुम हड़बड़ा गए, हड़बड़ा गए तो क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है, उसके बाद सोल्यूशन हो जाता है। तो ऐसे हमने कुछ क्वेश्चन 31 से लेके 35 तक सोल्व किए, ओके, ठीक है। तो आगे वाले क्वेश्चन अगले वीडियो में आएंगे। इस वाले वीडियो के लिए इतने थे, थैंक यू।